नमस्ते। आज हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में ममलूक या सेलेब डायनेस्टी को पढ़ेंगे। पहले ही जान लेते हैं कि सल्तनत का नींव कहाँ से रखा गया, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इस विषय में जान लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाते हैं और फिर एक साल के बाद जब वो अटैक करते हैं दिल्ली पर, तो तराइन के मैदान में ही फिर से युद्ध होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। मोहम्मद गोरी उस युद्ध को जीतने के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में, उसके आसपास के क्षेत्रों में को जीतना शुरू किए, जैसे दिल्ली के क्षेत्र को, पंजाब के कुछ भागों को, फिर राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों को। उनके साथ एक बड़ी सेना थी और कुछ ऐसे दास थे, कुछ ऐसे सिलेब या गुलाम थे जो उनके काफी वफादार थे, फेथफुल थे, जिनमें से एक नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आता है। कुतुब ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं में से एक और दास थे इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो पहले अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं। जब मोहम्मद गोरी भारत में जीते और अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड कर रहे थे, तो इसी बीच उन्हें गजनी जाना पड़ा, जहां पे एक विद्रोह में उनकी मौत हो गई। मौत की खबर सुन करके भारत में जो उनका साम्राज्य था, उसके साम्राज्य का वारिस कौन बने, ये प्रश्न काफी गहरा हो गया था, क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई अपना बेटा नहीं था और मोहम्मद गोरी अपने जीते जी कभी अनाउंसमेंट नहीं किए कि मेरे बाद कौन शासक बनेगा। तो कई दास थे जो उनके साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पे शासन करना शुरू कर दिए। कुछ दास जो है वो गजनी में अपने शासन को अपने हाथों में ले लिए, और ऐसे ही अलग अलग हिस्सों में, भारत में भी कुछ ऐसा ही स्थिति आया। कुतुबुद्दीन ऐबक तब दिल्ली पर एक प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे, और तब भारत का सल्तनत का केंद्र, सेंटर लाहौर हुआ करता था। लाहौर के सेनापति और वहां के कुछ बुद्धिजीवी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को यह संदेश भिजवाया कि आप आइए और गद्दी को संभालिए, गद्दी पर बैठिए और इस पूरे भारतवर्ष में जहां तक हमारा साम्राज्य उस पर शासन कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर गए और वहां पे उनकी ताजपोशी हुई और फिर ये शासन करने लगे। इस बीच इन्होंने कई अच्छे और कई ऐसे काम को किए जिससे इनके साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई। हालांकि ये बहुत कम साल तक ही जिंदा रह पाए थे। 1206 AD में ये लाहौर की गद्दी पर बैठे और फिर ये दिल्ली को आ गए वहां पे, और फिर ये 1210 AD में इनकी मौत हो गई। 1210 ईस्वी में ही मौत हो गई। लगभग 4 साल तक ही ये शासन कर पाए। इसी शासन काल के दौरान इन्होंने कुछ लड़ाइयां भी लड़ी और अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। इनके द्वारा बनाया गया 2-3 मॉन्यूमेंट्स ही है, क्योंकि ये बहुत कम दिन ही जिंदा रह पाए थे अपने ताजपोशी के बाद, इसलिए ये बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए अपने समय में। इनके द्वारा बनवाया गया 3 मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिलता है। 3 मॉन्यूमेंट्स का चर्चा है। एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये झोपड़ा सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन में ही, 2 दिन और आधे दिन में ही बनकर तैयार हुआ था। और एक है कुव्वत उल इस्लाम, ये एक मस्जिद है। ये दोनों ही मस्जिद था, कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और एक और भी दूसरे मॉन्यूमेंट्स को इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू किया, जो कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये अपने जीते जी इस कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाए और इनकी मौत हो गई। ये काफी दानशील थे, ये दान करने में काफी विश्वास रखते थे और बहुत कुछ दान किया करते थे। इसलिए इनके दरबारी कवि ने इनको लाल बख्श की संज्ञा दी। इन्हें लाल बख्श भी कहा जाता था, लाल बख्श। इन्हें लाल बख्श के नाम से भी
जाना जाता है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान आराम शाह बने। आराम शाह एक अयोग्य शासक थे, प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे। दिल्ली की जनता चाहती थी कि आराम शाह शासक न बने। दिल्ली के शासन का बागडोर, दिल्ली सल्तनत के शासन का बागडोर एक योग्य और सक्षम व्यक्ति के हाथों में हो, और उस समय आराम शाह के बदले एक ही व्यक्ति थे जो इस काम को कर सकते थे। वे थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और आराम शाह के बहनोई थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और उसी तरह इल्तुतमिश भी मोहम्मद गोरी के ही गुलाम थे। इल्तुतमिश को बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मौलवी से खरीदा था, और फिर उसकी योग्यता और वीरता को देखते हुए इल्तुतमिश को एक प्रांत का, एक राज्य का गवर्नर बना दिया गया था। तो जब दिल्ली में ये प्रश्न आया कि आराम शाह के बदले गद्दी पर कौन बैठे, तो आराम शाह के कुछ दरबारी और सेनापति ने इल्तुतमिश को न्योता दिया कि आप आइए और गद्दी पर बैठिए। आराम शाह हालांकि आसानी से बात को नहीं मानने वाले थे। आराम शाह नानुक्र कर रहे थे। आराम शाह ने यूं ही सीधे तौर पे गद्दी नहीं सौंपी, इसलिए इल्तुतमिश को युद्ध करना पड़ा, और इस युद्ध में आराम शाह की मौत हो गई और दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा। इल्तुतमिश एक योग्य शासक था। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत was Iltutmish. It is deserved to Iltutmish. यह इल्तुतमिश को यह माना जाता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में कई ऐसे काम हुए जो वाकई में दिल्ली सल्तनत की एक पहचान हुई और दिल्ली सल्तनत भारतवर्ष में फैला। कई अच्छे काम हुए, कई समाज सुधारक काम हुए, और काफी बदला हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो 1211 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे, और 1236 तक इल्तुतमिश गद्दी पर रहे, दिल्ली के सुल्तान बनकर रहे। आराम शाह लगभग 1 साल ही गद्दी पर बैठ पाए थे, गद्दी सुल्तान बन पाए थे। इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुधारते हुए कई बदलाव किए, और उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के को भी चलाया। चांदी के सिक्के को टांका कहा जाता था, टांका, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था, टांका और जीतल। जो दिक्कत कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आया था उत्तराधिकारी के प्रश्न पे, सवाल पे, ऐसा ही दिक्कत इल्तुतमिश को भी झेलना पड़ा। इल्तुतमिश का बड़ा बेटा, जिनका नाम नासिरुद्दीन था, नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का बड़ा बेटा था। वो काफी योग्य था और हर एक काम में वो निपुण था, लेकिन दुर्भाग्य से 1229 में नासिरुद्दीन की मौत हो जाती है, और फिर गद्दी का अगला वारिस रुकुनुद्दीन फिरोज शाह हो जाते हैं। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन इल्तुतमिश का मानना था कि फिरोज शाह अयोग्य है, ये योग्य नहीं है और ये प्रशासन को ठीक से चला नहीं पाएगा। इसलिए इल्तुतमिश अपने अंतिम दिनों में रजिया को, अपनी बड़ी बेटी रजिया को सुल्ताना घोषित कर दिया। अब सोच सकते हैं कि उस समाज में जब पुरुषों का ही दबदबा था और ऐसे धर्म में जहां पे स्त्रियों का
घर से बाहर निकलना और शासिका के रूप में एज ए रूलर रूल करना वर्जित था। ये इस्लाम में शरीयत के खिलाफ माना जाता है, इसे शरीयत के खिलाफ माना जाता था। लेकिन इल्तुतमिश ने अपने कुछ तुर्क सरदारों से ये वादा करवाया कि आप मेरी बेटी को सुल्ताना के रूप में मानेंगे और बेटी के आदेशों को मानेंगे। तो सरदारों ने कहा ठीक है हम करेंगे ऐसा। लेकिन जब 1236 में इल्तुतमिश की मौत हुई तो रजिया सुल्ताना को उसके मझले भाई ने रुकनुद्दीन फिरोज ने कारावास में जेल में डाल दिया। और उसके अमीर और या जो सरदार थे उन्होंने भी अवहेलना की इल्तुतमिश के बात को। लेकिन एक साल में ही कुछ दिनों बाद ही फिरोज शाह लाहौर जाते हैं, क्योंकि लाहौर में विद्रोह होता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए फिरोज शाह लाहौर को गए और इसी का फायदा उठाते हुए रजिया जेल से बाहर आती हैं। जब फिरोज और उसके साथी लाहौर से दिल्ली को आते हैं तो रजिया अपने भाई और उसके साथियों को मरवा देती है, मौत के घाट उतरवा देती है और खुद ही दिल्ली की सत्ता पर बैठती है। अब रजिया सुल्ताना ने क्या काम किया, उसकी क्या उपलब्धियां थी, क्या अचीवमेंट था, किस तरह से उसे क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा, ये सब बात हम अगली क्लास में जानेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।